गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। इस वीडियो में हम लोग जो बाकी का जो पोर्शन है बोर्डलैंड यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी बाकी के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको मैं कर देती हूँ, और जो नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो लोग बैठने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये बाकी के यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बीएड एंट्रेंस होने वाला है उसमें भी आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग आगे का देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे देखिए, द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में कराया था। ठीक है, मेरे ही वीडियोस में जो मैंने आपको PYQs करवाए थे, बार बार रिविजन्स करवाए थे, तो उसी में जो है मैंने बार बार आप लोगों को बताया था 61st अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो देखिए इस बार वो पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा सही आंसर। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या चेंजेस किया गया था? रिड्यूस्ड वोटिंग एज टू 18। पहले जो है 21 ईयर्स होता था। ठीक है, फिर 61st अमेंडमेंट किया गया। कौन से ईयर में आया था 61st अमेंडमेंट? 1988 में पास हो गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61st नंबर। ओके, और कब ये जो है लागू कब से हुआ था? अगर बोलेगा कब ये केम इनटू फोर्स, यहाँ पे ऐसा दे देगा। ठीक है, कब लागू हुआ था? ये 1989, मतलब नेक्स्ट ईयर से लागू हो गया था। ओके, तो ये क्या किया था यहाँ पे? रिड्यूस्ड वोटिंग एज टू 18 ईयर्स। पहले 21 हुआ करता था, फिर इसको 18 तक घटा दिया गया। ओके, यहाँ पे देखिए हेबियस कॉर्पस के बारे में पूछा गया है। रिट्स मैंने आप लोगों को करवाया था। पॉलिटी का जो सेशन मैंने लिया था उसमें जो है मैंने बहुत अच्छे से रिट्स के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था, द एक्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इशूड प्राइमरीली टू, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लिया गया था ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी रिट्स है ओवरव्यू ले लीजिएगा। ओके, तो उसके रिगार्डिंग ही, उसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हेबियस कॉर्पस क्या था हम लोगों का? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। मतलब जो विदाउट एनी, जो ये होता है ना कि कुछ सही ढंग का वो नहीं होता है, डिटेन कर देता है। ठीक है, और जो है हम लोग को जैसे पता होता है। ठीक है, कि विदिन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ता है, अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो जिस केस में जैसे सपोज 24 आवर्स से ज्यादा हो गया, ओके, बट उसको जो है, जो पर्सन अरेस्ट हुए हैं उनको जो है पुलिस क्या किए, मजिस्ट्रेट के सामने मतलब कोर्ट में पेश नहीं किए, 24 आवर्स से ज्यादा हो जाएगा, तब तब क्या कर सकते हैं हम लोग? ये हेबियस कॉर्पस जो है वो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, या फिर हम लोग अंडर आर्टिकल 226, यस आर्टिकल 226, हम लोग हाई कोर्ट्स में भी जाके बोल सकते हैं कि हम लोग का जो है पर्सन, ऐसा कोई रिलेटिव होगा या फिर कोई भी, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है एंड 24 आवर्स से ज्यादा हो गया है, उनको पेश नहीं किया गया कोर्ट में। ओके, तो ये जो है, यही जो है एक रिट है। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रही हूँ, ये है रिट का स्पेलिंग। ओके, WRIT। ओके, तो ये एक रिट है। ठीक है, और भी कुछ कुछ रीट्स है, जैसे प्रोहिबिशन हो गया। ठीक है, और भी कुछ कुछ है, मैंडमस हो गया। तो ऐसे, तो उसमें से ही एक हेबियस कॉर्पस है जिसको बोलते हैं, लेटिन टर्म इसका क्या है, मीनिंग लेटिन वर्ड है। ओके, क्या मतलब है? टू हैव द बॉडी। ठीक है, मतलब जिस पर्सन को आप अरेस्ट किए हो, ठीक है, तो वो अनलॉफुल है। ठीक है, तो उसको जो है उस पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन से। ये जो हम लोगों का रेट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, क्या? आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 32 जो है हम लोगों का क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसके अंडर हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यही रीट्स को इशू करवाने के लिए। ठीक है,
एंड अंडर आर्टिकल 226 हम लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट्स जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी बड़ा जो हो गया 32, आर्टिकल 32, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 226 रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स एंड ये जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन रहा होगा, कुछ गलती से मैंने कुछ बोल दिया होगा, हो सकता है ऐसा, फ्लो फ्लो में कुछ और निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो उस केस में आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि कुछ मैंने गलत बोला या फिर कुछ कंफ्यूजन रहा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। कौन से राइट के अंडर आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन है दिया हुआ है, बट थोड़ा सा वो मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंडर ही आता है, ठीक है। टोटल 6 फ्रीडम्स है, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंडर टोटल 6 फ्रीडम्स है, ठीक है। तो उसी फ्रीडम में से एक फ्रीडम क्या है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। और ऑक्यूपेशन मतलब आप कोई भी प्रोफेशन हो गया आपके मनपसंद प्रोफेशन, या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, इंडिया में। मतलब प्रैक्टिस करने का जो राइट होता है, ठीक है, वो आपको है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, ठीक है। आप लोगों को जो भी आप में से जो भी आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत बार आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, आर्टिकल 51A के अंडर जो है इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। ये तो हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हम लोगों का तो फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं, सॉरी, लीगल राइट के अंडर आ जाता है। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, ओके। फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट है, ठीक है। कि और ये एक ड्यूटी के अंडर नहीं आता है, ठीक है। टोटल 51A में 11 ड्यूटीज है, ठीक है। तो ये भी हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या है टोटल, क्योंकि पूछे जा सकते हैं आगे भी, नेक्स्ट एग्जाम में भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब जो है A, B एंड D, ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर A, B एंड D जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, ये तीन, ठीक है। और ये जो है ऑप्शन नंबर C, ये आपका लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है। चलते हैं अभी हम लोग देख लेते हैं कि 51A में टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया जाए, ओके। यहाँ पे देखिए टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सबसे लास्ट वाला जो है ध्यान देने वाला बात है कि ये जो के नंबर मतलब 11th नंबर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कब हुआ था, 86 अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था, आया था, ठीक है, 2002 में, उसके थ्रू जो है ये ऐड किया गया था, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वर्ड गिवन वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, ओके। तो मतलब जो भी बच्चा, ठीक है, उन वो 6 से 14 years के बीच में है, ठीक है, ये उनके पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है कि उनको जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है दिया जाए, मतलब बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये 11th नंबर है, के नंबर याद रखिएगा, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसको एंटर किया गया था यहाँ पे। बाकी जो 10 फंडामेंटल जो राइट्स जो थे, ठीक है, वो पहले से थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल 10 जो है, ठीक है, मतलब सबसे पहले जो पहला जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया, ओके। बट 11 नंबर याद रखिए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया। ये खाली आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग उसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा है। और एक ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ के देखिएगा, मैं इतना ज्यादा नहीं वो करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रिसेंटली द गवर्नमेंट रिमेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ
कौन से स्केड्यूल में? क्या हो जाएगा हम लोगों का? 10th स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बोला गया है, पूछा गया है। तो ये होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि जो एमपी एमएलएस जो भी है होते हैं, ठीक है ना, पार्टी मेंबर्स, तो वो लोग क्या करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, वो लोग पार्टी बदल देते हैं रातों रात, ठीक है। मतलब आज सपोज एक पार्टी पार्टी में वो है, उसके अपने फायदे के लिए वो लोग पार्टी छोड़ के क्या करते हैं, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। कब लाया गया था? हम लोगों का 52nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 1985 में, ठीक है, उस टाइम में ये लाया गया था। ये जो हम लोगों का एंटी डिफेक्शन लॉ है, कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है? आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 एंड 191 का क्लॉज 2। ओके, ये थोड़ा सा आर्टिकल्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इन डेप्थ ही पूछा जा रहा है आजकल। कोई भी क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ भी ऊपर ऊपर से इजी सा नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली इसका जो है थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 10th शेड्यूल याद रखिएगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 याद रखिएगा। देन हम लोग का आर्टिकल्स 102 क्लॉज 2 एंड 191 क्लॉज 2। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंसर्टेड द वर्ड्स, यहाँ पे देखिए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बार मैंने आप लोगों को करवाया है, ये तीनों वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड हुआ था, ठीक है। कब? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है आप लोगों का जो यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट में भी इस बार जून 2026 में पूछा गया था, ठीक है। ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो क्यों क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर से बता देती हूँ कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें बहुत सारा जो है चेंजेस किया गया था, ठीक है। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा, बहुत सारा कुछ, ये वर्ड्स भी ये कर दिया गया था, इंसर्ट किया गया था, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ चेंजेस लाया गया था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी कुछ कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स है, 44th है, ठीक है, 52nd है, 86th है, ठीक है। ओके, तो ये वाला आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, सॉरी, ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी लागू किया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो है गवर्नमेंट उस टाइम में था, और इमरजेंसी लागू कर दिया था उसी टाइम में, जो है ये लोग जो है इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आ गए थे। बहुत सारा चेंजेस किया था, बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा भी किया था, ठीक है। जुडिशियल जो रिव्यू वाला जो पार्ट था उसको भी अमेंड कर दिया था, जुडिशियल पावर्स को भी मतलब लगभग खत्म ही कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद 43rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि फिर से जुडिशियल उसको जो है पावर दिया जुडिशियरी को। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूछा गया है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा लेवल का, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, Which of the following provisions of the Constitution is specifically protected from the amendment? बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कौन सा जो प्रोविजन है उसको अमेंड, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। वैसे जैसे पार्लियामेंट के पास ये पावर रहता है कि अमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स तो ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये कौन सा पार्ट है, हम लोग अगर देखें, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एज एस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस स्ट्रक्चर को जो है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पे जो है कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जो है, एक वो
दिया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, इसी से रिलेटेड पूछा गया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, कौन से केस में? हम लोगों का जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, 1973 में, ये फेमस सा है, ठीक है। उसमें जो है सबसे बड़ा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 13 जजेस, ठीक है, 13 जज का जो है एक बेंच बैठा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, लार्जेस्ट एवर, ठीक है ना। तो उसमें जो क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया था कि जो है हम लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो जो है अमेंड नहीं हो सकता। ओके, ये वाला केस है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, गोलकनाथ वाला भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये भी है। इसमें क्या बोला गया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, तो ये जो है बोला गया था, क्या रूल किया था यहाँ पे, क्या दिया गया था कि पार्लियामेंट जो है हम लोग जो फंडामेंटल जो राइट्स है, ठीक है, उसमें जो है गड़बड़ी, उसमें भी कुछ चेंजेस, ठीक है, नहीं कर सकता। ये भी बहुत ही फेमस सा जो है वो था, ठीक है ना। देखिए केस गोलकनाथ केस के नाम से जाना जाता है, एंड ये केशवानंदा भारती केस, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1973 एंड जो है 1967। ओके, दोनों ही पूछ लिया गया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हम लोग अगर मतलब देखिए, ठीक है ना, इस बार का ओवरऑल, ठीक है, लास्ट ईयर का उतना मुझे वो नहीं पता, ठीक है, उतना ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन इस बार का हम लोग अगर देखें इंडियन पॉलिटी से, बेसिकली हम लोगों का जो अमेंडमेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल्स, ठीक है, तो वो सबसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस बार का हम लोगों को देखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग मतलब पीछे ना रह जाए। ओके, हम लोग से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट इन व्यू ऑफ सब्सटेंशियलिटी द सेम और सब्सटेंशियलिटी द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है, इसमें बोला गया है कि कौन से आर्टिकल के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोगों का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर जो है मतलब कभी कभी होता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ले लेते हैं, या फिर हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो बेसिकली कौन सा आर्टिकल है, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट लेवल पे था ये क्वेश्चन, ऐसे तो सबको नहीं पता होता है, तो हाँ, लेकिन हम लोग को जानना होगा। ओके, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 139A, ठीक है, आर्टिकल 139A में ये है। चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इस बार का हम लोग अगर देखें बहुत सारा ऐसा ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। which of the following constitutional amendment acts gave constitutional status to the state election commission for backward classes, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, ठीक है ना, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, एनसीबीसी। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ये दिया गया था, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 102, ठीक है, 102। यहाँ पे देखिए 102nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग ये जो है 2018 में आया था, ये भी याद रखिएगा, 2018, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाए, बैटल ऑफ प्लासी, कितना बार मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया वाज फॉट इन, क्या हो जाएगा सही आंसर हम लोगों का यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में सही ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 1757 होगा हम लोगों का करेक्ट आंसर, हम लोगों ने बहुत बार किया था, 1757 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके क्वेश्चन में 1756 दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों का जो है आप लोग वो कर सकते हो, ईमेल करके बता सकते हो उनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ये ड्रॉप कर दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को ग्रेस मार्क मिल सकता है, ठीक है। आप लोग बता देना, थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि इसका जो है ऑप्शन में 1756 था
कि 1757 था, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइएगा। वैसे तो सही आंसर 1757 है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो परमानेंट सेटलमेंट, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। परमानेंट सेटलमेंट वाला ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन हो जाएगा सही आंसर? कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस ने करवाया था। मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन बहुत बार, ये दोनों रिपीटेड, मैंने रिपीटेडली आप लोगों को बताया था कि ये वाला अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? हम लोगों का W.C. बनर्जी, ठीक है। उमेश चंद्र बनर्जी जो है 1885, ये भी मैंने आपको करवाया था। तो बेसिकली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो भी सेशन जो है आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा होगा तो बहुत लोगों ने ही अच्छा स्कोर आ रहा होगा आप लोगों का, ठीक है। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि टोटल स्कोर जो है आपका कितना वो हो रहा है, कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही करके आए हो, कितना आप लोगों को सेम सेम क्वेश्चंस, मतलब जो भी मेरे सेशन से आप लोग देखे हो, ठीक है। तो वो वैसा ही सेम क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिला है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन फिर और पूछा गया है। द कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया है कि अराइव्ड इन इंडिया, कब आया था कैबिनेट मिशन? तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंस से एक ईयर पहले आया था, ठीक है। ट्रांसफर मतलब पावर को ट्रांसफर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन लीडरशिप में इंडियंस को पावर जो है ट्रांसफर करने के लिए ये जो है कैबिनेट मिशन आया था, न्यू दिल्ली में पहुंचा था 1946 में, ठीक है। फिर हम लोगों को 1947 में आज़ादी फाइनली मिल जाता है, ओके। तो ये याद रखिएगा कैबिनेट मिशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आईवीसी से। देखिए आईवीसी से क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बहुत बार करवाया। हड़प्पन साइट, विच हड़प्पन साइट इज वेल नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड इंडिकेटिंग मैरिटाइम ट्रेड? बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, डॉकयार्ड के बारे में बोला गया है, जहाँ पे मतलब शिप जो है रुकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड, ठीक है। तो बोला गया कि हड़प्पन साइट में, मतलब आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा जो था, ठीक है, हड़प्पन साइट में जो डॉकयार्ड मिला था, ठीक है, जहाँ पे शिप वो किया गया था, रखा जाता था। तो वो इंडिकेट कर रहा था क्या कि समुद्र के थ्रू जो है ट्रेडिंग हो रहा था उस टाइम में भी, ठीक है। तो ये जो है उस वो कौन सा हड़प्पन साइट है, ठीक है, विच हड़प्पन साइट? तो ये लोथल होगा, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? प्रेजेंट डे गुजरात में, ओके। प्रेजेंट डे गुजरात में लोकेटेड है लोथल। वहां पे जो है ये एक हड़प्पन साइट है। आईवीसी, या फिर मतलब देखिए दो नाम से बोला जाता है, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इंडस वैली साइट्स भी बोला जाता है, और इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों में से जितने भी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, तो हिस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो और अच्छे से पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा कि हड़प्पन साइट हो गया, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों ही सेम चीज होता है। तो ये लोथल होगा, लोथल में डॉकयार्ड मिला था, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात पे लोकेटेड है, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द CRISPR CAS 9 सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। विच रेवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर? किस चीज के लिए यूज होता था, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों का जो है करंट अफेयर्स से, ठीक है, करंट अफेयर्स में से पूछा गया है, ठीक है, पेपर में आया था, न्यूज में आया था बेसिकली। तो ये सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा जीन एडिटिंग, ठीक है। जीन एडिटिंग करने के लिए, मतलब हम लोगों का जो डीएनए है, ठीक है, ऐसा कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है ना, तो डीएनए में जो है हम लोग का जो जीन जो है, ठीक है, जीन में डीएनए जो है, तो वो डीएनए में मतलब कुछ एडिटिंग करके कुछ कुछ चेंजेस लाने के लिए, कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं, अगर चावल देख ले हम लोग, ठीक है, तो चावल का जो वो जो है उसमें भी क्या होता है, जीन को जो एडिट करके कुछ कुछ चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे खुशबू डाल दिया जाता है, ठीक है, खुशबूदार जो चावल होता है। प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो है उसमें ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग देख पाते हैं कि छोटे छोटे जो है बहुत ही स्मॉल साइज के एप्पल्स हो गए, ठीक है, ऑरेंजेस हो गए, मिलते हैं, या फिर बड़े बड़े जो अंगूर मिलते हैं अभी मार्केट में, तो वो सब क्या है, वो सब ऐसे ही चीजें करके
साइंटिस्ट ने वो सब सीड्स को जनरेट किया, बनाया। तो ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये फेमस है, ठीक है, क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो ये डीएनए सीक्वेंस में जो है वो करते हैं, एडिट करके कुछ कुछ रिमूव करते हैं। इसमें डिजीजेस में भी हेल्पफुल होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई कोई पर्सन को जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, ठीक है, जो पास ऑन हो सकते हैं अपने जो ऑफस्प्रिंग्स पे, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट, ये जो जैसे ये सिस्टम आया है अभी, ठीक है, इसके थ्रू क्या हो सकता है, उसका जो पर्सन का जो डीएनए है उसमें एडिट करके, ठीक है, वो चीज कट ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, कुछ नया चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ये सब जो जेनेटिक डिजीजेस को रोका जा सकता है अभी के टाइम में। ओके, तो ध्यान में दीजिएगा, जीन एडिटिंग करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का। बहुत टाइम पहले भी एक बार न्यूज में आया था, ठीक है। तो आप लोगों में से जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, एपीएससी हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, तो उसमें जो है ये सब तो आप लोगों को जानना ही होगा। न्यूज़पेपर्स आप लोग डेली पढ़िए, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारा ऐसा टाइप का नॉलेज भी आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे ऐसे देखिए, बीएड एंट्रेंस में ये पूछा जाएगा, कोई सोचा नहीं था, ठीक है, तो फिर भी पूछ लिया गया। तो वैसा ही बात है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, ओवर द टाइम हॉरिजन 20 years। क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है हम लोगों का। ओके, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, ठीक है, टाइम होराइजन 20 years, ये सब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। तो हम लोग पहले एक अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल वे में। ओके, देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये रहा हम लोगों का अर्थ। ओके, ये रहा अर्थ, एंड यहाँ पे अगर हम लोगों का सन हुआ, ठीक है, सन से जितना भी जो है सनलाइट यहाँ पे जो आते हैं अर्थ तक पहुंचते हैं, हम लोगों का अर्थ क्या करता है, इसको वापस रेडिएट कर देता है, मतलब वापस इसको स्पेस में भेज देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, फिर बाहर भेज देता है। अगर हम लोग देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, अर्थ में अगर देखें कि हीटिंग जो होता है अर्थ का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग होने का जो है मेन कारण, उसमें से है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोग का जो है, अगर सबसे सिंपल वाला जो गैस है वो है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रैप करने का, ये जो सनलाइट जो पहुंचता है, फिर उसको रेडिएट बैक करते हैं, ठीक है, वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है हम लोग का अर्थ। लेकिन ये जो CO2 है, इसमें ट्रैप करने का, इस हीट को ट्रैप करके रखने का जो है पोटेंशियल होता है, ठीक है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को, हीट को, अभी देखिए अर्थ में जितना CO2 जो बढ़ते रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, CO2 जितना बढ़ते रहेगा तो उस हिसाब से हीटिंग ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में बोला गया है। ये क्या होता है, ये जो है हम लोगों का जो जो भी जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने ये चीज बनाया है कि CO2 को यूज करके, मतलब CO2 को, मतलब हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे कि और अर्थ में और कितने ऐसे गैसेस हैं, ठीक है, जिसका जो है पोटेंशियल CO2 के मामले में ज्यादा है, ठीक है। मतलब हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि विद इन 20 years, मिनिमम 20 years में, ठीक है, कितना जो है हीट ट्रैप कर लेगा दूसरा गैस, ठीक है। ऐसे कौन से गैसेस है CO2 के मुकाबले। ओके, मतलब CO2 के साथ कंपैरिजन अगर हम लोग करें, तो इसमें से अगर हम लोग देखिए ऑप्शंस में, जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा पता है, हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्यों, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज्यादा ये जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कर लेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए, CO2 को जो है रेफरेंस बेसलाइन के हिसाब से लेता है साइंटिस्ट। ओके, मतलब ऐसे कंपैरिजन के लिए 20 years जो है मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम
मिनिमम ईयर्स कैलकुलेट करते हैं कि 20 साल में है जो है दूसरे गैसेस CO2 के कंपैरिजन में कितने जो है कितने टाइम ज़्यादा जो है हीट को ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शॉकिंग जो है क्या है, मीथेन को अगर हम लोग देखें, ओके, CH4 मीथेन 84 टाइम्स, ठीक है, 84 टाइम्स ज़्यादा जो है हीट को ट्रैप करता है कंपैरिजन करें अगर हम लोग CO2 के मुकाबले, ओके, 84 टाइम्स ज्यादा 20 साल के अंदर। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, 264 टाइम्स ज्यादा हीट ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। लेकिन सबसे ज्यादा जो शॉकिंग होता है हम लोग का सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओके, CSF6, ओके, 16,000 टू 17,500 टाइम्स ज्यादा जो है हीट को ट्रैप कर सकता है 20 ईयर्स में। तो सोचिए 100 साल में कितना वो ट्रैप कर लेगा, कितना ज्यादा हीट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम लोग अगर देखें कि CO2 को ठीक है हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है गैसेस को भी हम लोगों को कंट्रोल में लाना है। ठीक है, जितना भी ग्रीन हाउस जो गैसेस जो है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या हाल होगा आप लोगों को पता ही है। 16,000 से 17,500 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, हीट को ट्रैप कर सकता है। तो सोच लीजिए यहाँ पे देखिए 20 ईयर्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउसेस हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 20 साल के होराइजन में सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मार के आए होंगे, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बेस ईयर के हिसाब से, सॉरी बेस ईयर नहीं, बेस जो है बेसलाइन गैस के हिसाब से लिया जाता है, इसको ही कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा ये। ठीक है, सबसे इनमें से अगर सबसे कम अगर होगा तो वो हो जाएगा हम लोग का CH4 मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मत पकड़िएगा क्योंकि ये बेसलाइन है। ठीक है, बेसलाइन रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। मीथेन हो जाएगा, फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, सबसे खतरनाक सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF4। ठीक है, ये गैस का नाम आप लोगों को याद रखना ही है। एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, एनवायरमेंटल डैमेज के लिए सबसे ज्यादा जो अगर कोई गैस पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है तो ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ओके, एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, एकदम खत्म कर देगा, मतलब पूरे अर्थ को डैमेज कर सकता है, इतना ज्यादा वो हीट जो है ट्रैप कर सकता है। चलिए अभी ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ भी कंफ्यूजन रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ये वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में आप लोगों को सारा कुछ लेक्चर, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो देख के कैसा लगा।